अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस में हमारा आज का लेक्चर इस चैप्टर की एक्सरसाइज है। इसके अंदर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज हैं, उन चीजों को आए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास इस चैप्टर के जो है वो इस क्वेश्चन के एक्सरसाइज में एमसीक्यूज हैं, कुछ 5 एमसीक्यूज हैं, उनको डिस्कस करते हैं। इन थ्री नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, व्हिच फॉर्म ऑफ डिपेंडेंसी इज रिमूव्ड सॉरी। तो ये फंक्शनल है जी, नॉन फंक्शनल है, एसोसिएटिव है या ट्रांजिटिव है। तो हमें याद है कि पहले में हम बेसिकली ग्रुप्स को, रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव करते हैं, सेकंड वाले में हम लोग पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करते हैं, एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम लोग ट्रांजिटिव जो है वो इस डिपेंडेंसी को बेसिकली रिमूव करते हैं। सो दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या होगा हमारे पास डी। नंबर 2 है इन रिलेशनल डेटाबेस अ टेबल इज आल्सो कॉल्ड। एक टेबल को और क्या कहा जाता है जी? रिलेशन ही कहा जाता है इटसेल्फ। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन जो है वो बी। उसके बाद इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म अ नॉन की एट्रीब्यूट मस्ट नॉट डिपेंड ऑन डैश। किसके ऊपर है जी? नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर, ये की एट्रीब्यूट के ऊपर। तो डेफिनेटली नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। यही चीज तो हम रिमूव करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जी वो नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। डिफरेंट एट्रीब्यूट्स इन टू डिफरेंट टेबल्स हैविंग सेम नेम आर रेफर्ड एज। अगर हमारे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं इन टू डिफरेंट टेबल्स हैविंग सेम नेम आर रेफर्ड एज जी, तो इसका स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर क्या होगा जी? इसका भी आंसर होगा बी, क्योंकि बेसिकली हमारे पास जो इसमें ऑप्शंस हैं सिनोनिम और होमोनिम का। सिनोनिम में होता है कि एट्रीब्यूट नेम डिफरेंट होता है बट डाटा सेम होता है, बट होमोनिम में क्या होता है? नेम इटसेल्फ सेम होता है और उसके अंदर चाहे डाटा सेम हो या डिफरेंट हो वो मैटर नहीं करता। और मोस्टली जो होता है, मोस्टली केसेस में डाटा डिफरेंट ही होता है बट सेम नेम आ जाता है, यानी कि दो रिलेशन है उनमें एट्रीब्यूट्स नेम जो है वो सेम हो गए। ओके, तो ये बेसिकली हमारे पास प्रॉब्लम होती है जिसको हम होमोनिम कहते हैं, और इसको हमने रिमूव करना सीखा भी हुआ है। द नेक्स्ट वन इज एवरी रिलेशन मस्ट हैव अ। हर रिलेशन का क्या होना चाहिए जी? एक प्राइमरी की होना चाहिए। ये हम ऑलरेडी बड़ी डिटेल से पढ़ भी चुके हैं कि हर टेबल के अंदर प्राइमरी की का होना जरूरी है। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। आप कह सकते हैं इनमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो एज अ लॉन्ग भी आ सकते हैं, तो उन शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। जो रिलेटिव लॉन्ग या शॉर्ट हमारे लेक्चर में हो चुका है, जा चुका है, आप उसको वहां से क्लियर करेंगे। अदरवाइज बाकी की जो डिटेल्स है मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय डाटा इंटेग्रिटी, व्हाट आर द टू टाइप्स। तो बेसिकली डाटा इंटेग्रिटी क्या है? हमने देखा था कि इट रेफर्स about the consistency and the correctness of data. Data integrity means the correctness and the consistency of the data, and it has two types, entity integrity and referential integrity. ये हमारे इस चैप्टर का सबसे पहला जो है वो लेक्चर था, उसके अंदर आप जाकर इसको देख सकते हैं कि बेसिकली इसकी दो टाइप्स हैं और उन टाइप्स की आगे फर्दर डिटेल्स, वरना वो इधर यहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो अभी उसको यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वन है जी what do we do to attain entity integrity। entity integrity को अचीव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो ये उसी का पोर्शन है, ये वहीं पे आपको उसका आंसर मिलेगा। तो उसका बेसिकली आंसर जो है एंटिटी इंटेग्रिटी के अंदर, अगर आप याद रखिए, एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एंटिटी इंटेग्रिटी। इसका मतलब ये था कि प्राइमरी की कभी भी ना तो रिपीट करनी चाहिए और ना ही नल होनी चाहिए, तो फिर हमें एंटिटी इंटेग्रिटी मिलती है। ये रूल हमें ये कहता है कि हमारी प्राइमरी की किसी भी रिलेशन के अंदर ना तो नल हो, और डेफिनेटली वो नल होगी तो आप उस रिकॉर्ड को कभी भी फैच ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वही तो प्राइमरी की है, की एट्रीब्यूट है। और इसके अलावा उसका जो है रिकॉर्ड के अंदर प्राइमरी की कभी भी रिपीट भी ना हो, तो उसको रिपीट नहीं होने देना और नल भी नहीं होने देना, दैट इज कॉल्ड एज एंटिटी इंटेग्रिटी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स सिनोनिम, होमोनिम, रिडंडेंसी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑफ डाटा। सिनोनिम में हमारे पास सपोज करें, लेट्स सपोज दैट कि हमारे पास दो तरह के टेबल्स हैं। आप कह सकते हैं जी यहाँ पे टेबल बना लेते हैं, ये आपके पास फर्स्ट रिलेशन है और ये आपके पास सेकंड रिलेशन है। इन दोनों के अंदर एक एट्रीब्यूट ऐसा है यहाँ वाला और एक एट्रीब्यूट यहाँ वाला ऐसा है कि जिनका नाम तो डिफरेंट है बट डाटा सेम है। डाटा सेम है नीचे और इसमें भी डाटा सेम है। सपोज कर ले यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 1 and 2 और यहाँ पे भी आ रहा है 1 and 2, और इनका नाम डिफरेंट है, और ये किसी एक ही आप कह सकते हैं कि एट्रीब्यूट या मल्टीपल एट्रीब्यूट्स के साथ हम इसको बेसिकली शो करते हैं। तो यहाँ पर आप याद कर लें कि हमारे पास एक कॉलम के अंदर एक एट्रीब्यूट और दूसरे कॉलम के अंदर दूसरा एट्रीब्यूट, उनका नाम डिफरेंट बट डाटा सेम है। तो ये ऐसी चीजों को हम सिनोनिम कहते हैं। ओके, तो इस चीज को हम लोगों ने रिमूव भी करना होता है। मतलब इतना आप कर लें, उसको रिमूव करने का मेथड हमने ये पढ़ा था कि हम उसको मर्ज कर लेते हैं,
उस एट्रीब्यूट को, उन दो रिलेशंस को हम आपस में इस तरह से मर्ज कर लें कि वो एट्रीब्यूट दोनों में कॉमन हो जाए, सेम हो जाए, तो ये प्रॉब्लम खत्म भी हो जाता है। खैर इसकी डिटेल जो है ये हमने नॉर्मलाइजेशन के अंदर हमने पहले पढ़ी थी कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर कुछ हिडन प्रॉब्लम्स हैं, उसके अंदर ही आपको लेक्चर मिल जाएगा, आप उस लेक्चर को भी जाके देख सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज होमोनिम। होमोनिम में क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया कि जिसमें नाम सेम होगा बट नीचे वाला डाटा जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि ये वाला डाटा डिफरेंट बट ऊपर वाला नाम सेम, दैट इज कॉल्ड एज होमोनिम। उसके बाद आता है रिडंडेंसी, यानी कि जब डाटा डुप्लीकेट हो रहा होता है, डुप्लीकेसी ऑफ डाटा इज टर्म्ड एज रिडंडेंसी ऑफ डाटा। तो बेसिकली हमें रिडंडेंसी को भी खत्म करना होता है, अदरवाइज रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, रिलेशनल डाटाबेस के अंदर ये चीज बिल्कुल भी अलाउ नहीं की जाती कि आपकी चीजें, आपके रिकॉर्ड, आपके टपल्स जो है वो जो है या आपकी अकरेंसेस जो हैं वो क्या हो, रिपीट कर रही हो। उसके बाद था पार्ट 4 है हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ऑफ डाटा, यानी कि हमने इसके अंदर एग्जांपल पढ़ी थी कि एक स्टूडेंट, एक कैंडिडेट है, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ बताता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। डेट ऑफ बर्थ के साथ ही ऑर्गेनाइजेशन ये डिमांड करती है कि हमें एज बताएं, तो डेट ऑफ बर्थ का भी एट्रीब्यूट बना लिया और एज का भी बना लिया। तो इस तरह से दो चीजों के दरमियान में हमें पता है कि रिलेशन क्या है। अगर हमें एज पता चल जाए तो किसी हद तक हम उसकी डेट ऑफ बर्थ का आइडिया लगा सकते हैं, और अगर हमें डेट ऑफ बर्थ का पता चल जाए तो हम उसकी एज इवन के सेकंड्स में भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो आसानी के साथ कर सकते हैं, एक ही एट्रीब्यूट से काम चल जाएगा। तो इस चीज को बेसिकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑफ डाटा बोलते हैं कि बेसिकली ये म्यूचुअल डाटा है, आप कह सकते हैं कॉमन टाइप का डाटा है, जस्ट उनके नेम के अंदर और थोड़े से फॉर्मेट्स का डिफरेंस है ना, मतलब एज लिखने का मेथड और है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको मेंशन करने का मेथड जस्ट डिफरेंट है, बट एक्चुअली लॉजिक सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, बात एक ही चीज की हो रही है। तो इस चीज को हम बेसिकली म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ऑफ डाटा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, हाउ इट कैन बी यूज्ड टू ब्रिंग द डेटाबेस इन अ कंसिस्टेंट स्टेट। अगर डाटा इनकंसिस्टेंट स्टेट में आता है तो उसको कंसिस्टेंट बनाने के लिए, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए हमने उसके अंदर से एनोमलीज को रिमूव करना होता है, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का जाके कंप्लीट लेक्चर लें, आपको अच्छी तरीके से समझ भी आ जाएगी कि बेसिकली नॉर्मलाइजेशन क्या चीज है, कि जिसके अंदर हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर को, कॉम्प्लेक्स डेटाबेस को जब आसान लफ्जों में लिखते हैं, जब उसको तोड़ देते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं इनटू सिंपलर और स्मॉलर यूनिट्स, दैट इज टर्म्ड एज नॉर्मलाइजेशन। उसकी हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, उन 3 स्टेट्स का आप नाम ले लें, यानी कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, सेकंड है और थर्ड है। उनको वन बाय वन यहाँ पे एक्सप्लेन भी करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू वी डू टू अटेन एंटिटी इंटीग्रिटी, हमें क्या करना चाहिए, सॉरी ये तो हमने कर लिया है। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन इज अ रिलेशन इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, यानी कि कब एक रिलेशन जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर होता है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर लाने के लिए हम लोगों ने ये करना होता है कि बेसिकली तमाम रिपीटिंग ग्रुप्स को खत्म करना होता है। लाइक एक ही एट्रीब्यूट है, एक टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट है हमारे पास, यहां पे सपोज कर लें आईडी है, तो आईडी को हम 2 वैल्यूज असाइन नहीं कर सकते इस तरह से, यानी कि मैंने उसको 1 भी असाइन कर दिया, 2 भी असाइन कर दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लाइक आप इस तरह समझ लें कि ये एक एट्रीब्यूट है, एक एट्रीब्यूट के अंदर 2 वैल्यूज विद कोमा सेपरेटर कभी भी शामिल नहीं हो सकती। इस चीज को बेसिकली हम लोग रिमूव करते हैं, और जब हम ये काम कर लेते हैं तो कहते हैं कि जी अब हमारा डेटाबेस जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ गया है, और अब ये कंसिस्टेंट है। डिटेल्ड लेक्चर है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का, आप जाके सुन भी सकते हैं, आप जाके देख भी सकते हैं, ताकि आपको आसानी से ये चीज क्लियर हो जाए। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंडीशन फॉर अ रिलेशन टू बी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो मतलब सेकंड नॉर्मल फॉर्म को एक्सप्लेन करना है, तो उसके अंदर हमने ये देखा था कि जो भी पार्शियल डिपेंडेंसी है, यानी कि कुछ चीजें जो है वो आप कह सकते हैं कुछ एट्रीब्यूट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हमने उस चीज को खत्म करना है। लाइक अगर हमारे पास, हमने इसके अंदर पहले भी एग्जांपल पढ़ी थी कि ए और बी हमारे पास 2 जो है वो ऑब्जेक्ट्स हैं और वो रिलेशन बना रहे हैं विद आर, सपोज कर, तो यहां से पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है, अभी ये फिलहाल फुल डिपेंडेंसी है, दोनों मिलकर म्यूचुअली डिपेंडिंग ऑन द आर, मतलब दे आर डिपेंडिंग ऑन द आर, बट एक्चुअली अगर हम यहाँ पे कुछ चेंज करें, लाइक मैं यहाँ पे ये करता हूं कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए एंड जस्ट वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द रिलेशन विद आर, तो ये बेसिकली गलत हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली भाई आप ए का रिलेशन सिंगल इंडिविजुअली आर के साथ नहीं बना सकते, क्योंकि उससे ऊपर आपने प्रोपोर्शन में ये देखा कि ए और बी दोनों मिलकर आर के साथ रिलेशन बना रहे हैं, तो जब ये दोनों मिलकर रिलेशन बना रहे हैं तो आप इस अकेले का रिलेशन कभी भी नहीं बना सकते। ये पार्शियल डिपेंडेंसी है, पार्शियल मींस इनकम्प्लीट, तो ये दोनों फुल है, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आपने हाफ कर दिया और हाफ का रिलेशन अगर आप बनाओगे तो दैट विल बी फॉल्स, ये गलत हो जाएगा, इस तरह से चलेगा ही नहीं। तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी हम रिमूव करते हैं, इसका भी आप लेक्चर सुने, आपको ये चीज भी क्लियर हो जाएगी विद एग्जांपल। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी व्हाट आर द कंडीशन फॉर रिलेशन टू बी इन सेकंड हो गया। डिफाइन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, हाउ इट कैन बी रिमूव्ड, एक्सप्लेन विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन। लाइक
हमने थर्ड नॉर्मल फॉर्म को एक्सप्लेन करना है। उसका मतलब बेसिकली यही है। तो आपने क्वेश्चन का मतलब समझना है। वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कह सकता है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बगैर अब उसके अलावा क्वेश्चन आ सकता है कि जी हाउ टू रिमूव द रेपिटेशन ऑफ ग्रुप्स। तो बेसिकली वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहा है। ट्रांजिटिव की बात आ रही है तो उसका मतलब है वो थर्ड की बात ही कर रहा है ना। तो थर्ड में हमने बेसिकली देखा था कि ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या होते हैं। लाइक अगर हमारे पास एक चीज जो है ए रिलेशन बना रही है बी के साथ एंड बी रिलेशन बना रहा है सी के साथ, if we are going to fetch, if we want to fetch actually the object of B, it means that with the help of A we can fetch the B, क्योंकि हम जस्ट A की हेल्प से ही B को फेच कर सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि A एक की एट्रीब्यूट है और B एक नॉन की एट्रीब्यूट है। नॉन की एट्रीब्यूट को की एट्रीब्यूट के जरिए से ही फेच किया जा सकता है। अदरवाइज आप नॉन की एट्रीब्यूट को शायद कहीं ना कहीं फेच कर ले, बट हर केस में नहीं कर सकते। और इसके अलावा अगर ऐसा हो तो फिर ठीक है, इट्स ओके, ये नॉर्मल है, ये कुछ भी गलत नहीं है। बट जब हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं तो B जो है वो इटसेल्फ डिटर्मिनेंट बन जाता है फॉर द C। हमने ये रिलेशन डिटेल में पढ़ा था कि A is called as a determinant and the B is dependent because A is just determining the B and B is just determined by the A। तो बेसिकली अब आप B को A के जरिए से फेच कर रहे हो और B खुद किसी को फेच करवाने की कोशिश कर रहा है, वो तो खुद नॉन की एट्रीब्यूट है, जानबूझ के पंगे ले रहा है, फटे डाल रहा है। तो ये हमने इस चीज को बेसिकली खत्म करना है। ये बेसिकली ट्रांजिटिव रिलेशंस कहलाते हैं और ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। आप इसको जाके डिटेल में लेक्चर में सुन सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर द डेटाबेस एनोमलीज, ब्रीफली डिस्कस इंसर्शन डिलीशन एंड मॉडिफिकेशन एनोमलीज। तो हमने ये डिटेल लेक्चर दिया हुआ है कि हमारे पास जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर हमने इसको स्टार्ट किया था कि बेसिकली 3 तरह की एनोमलीज आ सकती हैं। वो एनोमलीज क्या है? इंसर्शन की, यानी कि जब हमने रिकॉर्ड एंटर करना हो और हम कर ना पाए। लाइक एक ही टेबल के अंदर, एक ही रिलेशन के अंदर अगर हमारे पास आप कह सकते हैं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट की आईडी है और यहाँ पे उसका डिपार्टमेंट है और यहाँ पे उसका नेम है। तो लाइक अगर मुझे एक स्टूडेंट ऐड करना पड़ेगा तो मैं स्टूडेंट की आईडी भी ऐड करूंगा, नेम भी ऐड करूंगा, बट उस वक्त मुझे उसका डिपार्टमेंट भी ऐड करना पड़ेगा। लाइक अगर उसका डिपार्टमेंट अभी है ही नहीं तो फिर आप कैसे कर सकते हो? और अगर आपने सपोज करें दूसरा केस कि अगर आपने डिपार्टमेंट ऐड करना है, यहाँ पे आपने एक डिपार्टमेंट है जी कंप्यूटर साइंस, पहले यूनिवर्सिटी में नहीं था वो कोर्स, डिपार्टमेंट ऐड हुआ तो क्या हम साथ में आईडी भी ऐड करेंगे? और अगर नहीं करेंगे तो आईडी नल चली जाएगी, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बेसिकली ये इंसर्शन एनोमली है। इसी से रिगार्डिंग जो है वो अपडेशन और जो है यानी कि मॉडिफिकेशन कह सकते हैं, अपग्रेडेशन हो, एडिशन हो या फिर मॉडिफिकेशन हो, बात एक ही है। एडिट करना, अपग्रेड करना, अपडेट करना, इन चीजों को एक ही नाम से पुकारा जाता है। और इसके अलावा है डिलीशन की। तो सेम वे में जब मैं डिलीट करूंगा तो फिर इसको डिलीट करूंगा, इसको करूं, किसको करूं? अगर तो पूरे रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो इट्स इजी, वो हम कर सकते हैं। बट एक्चुअली अगर वी हैव टू डिलीट द आईडी ऑफ एनी स्टूडेंट, सो वी शुड डिलीट द डिपार्टमेंट, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब जाहिर सी बात है वो तो हमें करना पड़ेगा, करना चाहिए भी, लेकिन वो तो गलत हो जाएगा। तो ये बेसिकली जो है वो कुछ एनोमलीज हैं, इनको रिमूव करने का मेथड, इनको मैनेज करने का मेथड वो भी हम सीख चुके हैं। आप जाके सेकंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म का लेक्चर लें, आपको इंशाल्लाह ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट एनोमलीज अराइजेस ड्यू टू ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, डिस्कस ब्रीफली। तो ये बेसिकली थर्ड नॉर्मल फॉर्म की एनोमलीज आप लोग जाके देख सकते हैं। उसके बाद है जी डिफाइन फंक्शनल डिपेंडेंसी, हाउ पार्शियल डिपेंडेंसी इफेक्ट और रिलेशन। तो बेसिकली इसके लिए हमने बात कर ली कि जी बेसिकली ये हमारे पास पार्शियल डिपेंडेंसी और पार्शियल डिपेंडेंसी को कैसे रिमूव करना है, क्या मसले क्रिएट कर सकती है। उससे पहले क्वेश्चन है फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो बेसिकली एक एंटिटी का या एक ऑब्जेक्ट का या एक एट्रीब्यूट का किसी दूसरे के साथ रिलेशन क्रिएट करना, किसी के साथ रिलेशन बनाना, दैट इज टर्म्ड एज फंक्शनल डिपेंडेंसी। लाइक अगर यहाँ पे हम बात करें स्टूडेंट की जो है डिपेंडेंसीज कौन कौन सी है, स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट की आईडी पे डिपेंड कर रहा है उसका नेम ओनली, डिपार्टमेंट ऐड नहीं कर रहा। डिपार्टमेंट के लिए अलग चीज होगी, वो कोर्सेज और उसकी डिटेल्स। तो बेसिकली जो फंक्शन है वो आईडी का किसके साथ बनेगा, जस्ट नेम के साथ। डिपार्टमेंट के साथ भी समहाउ बन सकता है, बट एक्चुअली फिर वही जो नॉर्मलीज वाला इशू आएगा वो साथ अराइज हो जाएगा। तो इसलिए हम जब भी ये बेसिकली समझ लीजिए इतना हिस्सा अगर देखा जाए तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी, बट ये पार्शियल डिपेंडेंसी है, ये फुल डिपेंडेंसी नहीं है। तो हमें फुल चाहिए होती है अपने सेकंड नॉर्मल फॉर्म की अगर हम बात करें तो खैर ये डिटेल्स हैं जी कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी की, आप वो भी जाकर लेक्चर्स देखेंगे, आपको इंशाल्लाह वो भी क्लियर हो जाएगा। मैंने डिटेल्ड लेक्चर दिए हुए अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हुई है, बट फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो स्टूडेंट्स आप एनी टाइम पूछ सकते हैं। हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने कन्वर्ट द ईयर डायग्राम यू हैव डिजाइन इन द प्रीवियस एक्सरसाइज फॉर द एडमिशन सिस्टम ऑफ योर कॉलेज टू रिलेशनल डेटाबेस एज
आल्सो नॉर्मलाइज द रिलेशन। अब बेसिकली हमने क्या करना है जी, हमने बेसिकली वो जो ईयर डायग्राम है उसको कन्वर्ट करना है। सपोज आप डेटाबेस बनाने लगे हो, तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कौन कौन सी एनोमलीज आ सकती हैं, उनको रिमूव करना है। वो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है बेसिकली आपने देना है। तो ये एक एज असाइनमेंट है, इसको पिक करें, इसको करने की कोशिश करें, इसको सोल्व करने की कोशिश करें। किसी तरह से कह सकते हैं कुछ चांसेस होते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पेपर में नहीं पूछा जाता, बट एक्चुअली हम उस चीज का क्लेम नहीं लेंगे, हम ऐसा गाइड नहीं करते कि जी ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आ सकता है, बड़ी बात नहीं है, बट एक्चुअली इस तरह का क्वेश्चन जो है वो उससे गुरेज ही किया जाता है। इससे इंपॉर्टेंट और इससे ज्यादा जो है वो आप कह सकते हैं कि जो अहमियत वाले क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो उनको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में बेसिकली लगता है। तो ये प्रैक्टिकली जाहिर सी बात आपको पूरा एक सिनेरियो क्रिएट करना पड़ेगा और टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। और वेटेज के अकॉर्डिंगली अगर क्वेश्चन जो लॉन्ग है वो 8 नंबर का है, शॉर्ट जो है वो 2 नंबर का है, तो उसके लिहाज से फिर इसको मैनेज और एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट फिर भी असाइनमेंट के तौर पे इसको सॉल्व करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क एनी टाइम ऑन द बोर्ड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।